क्योंकि अगर लोग ट्वीट कर रहे हैं तो ये डिलीट क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि ट्वीट अगर लोग कर रहे हैं, वो पत्र मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे घूम रहा है वो। तो अगर इस तरह की चीजें घूम रही हैं, उसका सरकार को जवाब दे, ट्वीट न मिटा के जवाब देना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहिए। बताना चाहिए कि ये इसका जवाब मांगना चाहिए। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर हमने देखा है कि उन्हीं के टर्म में उत्तर प्रदेश में कुंदरकी में क्या हुआ, दादी के ऊपर पिस्तौल तानने वाली पुलिस पे क्या कार्रवाई हुई है। हमने देखा है कि विपक्ष के नेताओं की जांच होती है, सत्ता पक्ष के लोग जो विवाद में आते हैं उनको बचाया जाता है। हमने देखा है कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उनको वो उसका कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं देते हैं, वो एसआईआर में कोई जवाब नहीं देते हैं, व्यक्तिगत चीजों का जवाब देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग उस में नंगे हुए हैं कि अच्छा, सरकार साफ साफ जो है आरोप लगा रहा है विपक्ष कि ब्लैकमेल हो रही है, और उसके तर्क भी कहीं से कुछ काटने लायक नहीं है। वो कह रही है कि भारत जो आयात करता है अमेरिका से वो 39 बिलियन डॉलर का है, तो फिर ट्रंप से करार आपने 500 बिलियन डॉलर का क्यों किया है? जैसे आप 39 रुपए का कुछ खरीदते हैं तो आप 500 रुपए का क्यों खरीदेंगे? जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप मजबूरी में क्यों खरीद रहे हो? कुछ ना कुछ मजबूरी है, वो मजबूरी क्या है बताइए। ट्रेड डील भी साइन की, वही ट्रेड डील की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं बार बार कहती हूँ कि किसानों के लिए डेथ वारंट बताया गया। बिल्कुल, हमको दूध अमेरिका से क्यों चाहिए, हमको फल अमेरिका से क्यों चाहिए? हमारे सेब उत्पादक कहाँ जाएंगे? 10,000 करोड़ का सेब जो है वो ट्रेड डील से खतरे में था। ये इंडियन एक्सप्रेस में मैंने खबर पढ़ी। तो आप समझिए कि जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है उनका क्या होगा? हमको उन चीजों का की जरूरत नहीं जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रही है। तो क्या जो जनता है, जिस जनता ने चुन के एक व्यक्ति को जो चाय बेचते थे उनको प्रधानमंत्री बनाया, वो सिर्फ इसलिए कि अडानी और अंबानी को वो बचा सके, उनको सेव कर सके, इसलिए जनता ने उनको पीएम के तौर पर उस गद्दी पर बिठाना है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन ये देश की जनता को डिसाइड करना है कि उसने वो क्या चाहती है, क्योंकि आखिर में इस लोकतंत्र में जो निर्णायक भूमिका में है वो जनता है। आपने जनता की बात की सर, अभी आपने देखा होगा कि एक खबर बहुत तेजी से तूल पकड़ रही है। चुनाव आयोग के पत्र पे बीजेपी की स्टंप मिली, केरल सीपीआईएम ने उसको बाकायदा पोस्ट किया और तमाम सवाल उठाए। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें, मोहित्रा ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि चलो निर्वाचन आयोग में इतनी तो शक्ति आई कि बीजेपी की स्टंप के साथ उन्होंने पत्र लिखा, तमाम चीजें आई, और अब जो भी उस पेपर को लेकर ट्वीट कर रहा है उसके ट्वीट को डिलीट कर दिया जा रहा है, उनके अकाउंट को ब्लॉक करने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सीधे सीधे निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा और जो भी है उनकी डिसरिस्पेक्ट है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि पहली बात तो वो बीजेपी की स्टैंप चुनाव आयोग के ऑफिस में क्या कर रही थी, या चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारों पे काम करता है? तमाम सवाल उठ रहे हैं इस चीज को लेकर। बिल्कुल, आप ये देखिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, क्योंकि अगर लोग ट्वीट कर रहे हैं तो ये डिलीट क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि ट्वीट अगर लोग कर रहे हैं, वो पत्र मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे घूम रहा है वो। तो अगर इस तरह की चीजें घूम रही हैं, उसका सरकार को जवाब दे, ट्वीट न मिटा के जवाब देना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहिए। बताना चाहिए कि ये इसका जवाब मांगना चाहिए। जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर हमने देखा है कि उन्हीं के टर्म में उत्तर प्रदेश में कुंदरकी में क्या हुआ, दादी के ऊपर पिस्तौल तानने वाली पुलिस पे क्या कार्रवाई हुई है। हमने देखा है कि विपक्ष के नेताओं की जांच होती है, सत्ता पक्ष के लोग जो विवाद में आते हैं उनको बचाया जाता है। हमने देखा है कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उनको वो उसका कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं देते हैं, वो एसआईआर में कोई जवाब नहीं देते हैं, व्यक्तिगत चीजों का जवाब देते हैं। एसआईआर में ही नाम, अभी बंगाल में ही सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया है, उस पर कोई स्पष्ट जवाब न देते हुए आप बताइए ना। अब एक मॉडल की जो ब्राजील की थी, हरियाणा के वोटर लिस्ट में उसका कोई जवाब दिया आज तक चुनाव आयुक्त ने? वो तो इसी आधार पर उनको सबसे पहले तो हटा दिया जाना चाहिए था कि एक ब्राजील की मॉडल का 72 बार नाम क्यों होना चाहिए वोटर लिस्ट में भाई, और उसके नाम पे वोट पड़े हैं। तो हरियाणा का चुनाव ही अपने आप में कितना मतलब बिना दोष का था या कितना न्यायपूर्ण था, ये तो साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने क्या उसमें कार्रवाई की? एक एग्जाम्पल काफी है कि उसका नाम मैं भूल रहा हूँ उस मॉडल का, बहरहाल, लेकिन उस पे तो उस पे क्या हुआ अभी देखिए। तो सर मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम इस जो चर्चा इसको समाप्त करेंगे, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये कि आने वाले समय में स्थिति कैसी होने वाली है गैस और पेट्रोल को लेकर? क्या वाकई में कोरोना की जैसे कोरोना काल में जो आम जनता ने फेस किया, क्या कुछ वैसा मंजर देखने को मिल सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और याद रखिए कि हमारे देश के लोग
एक करीब करीब 90 लाख लोग आंकड़ों में वो गल्फ के देशों में रहते हैं। जैसे हम भारत में ना बहुत आसानी से हिंदू मुसलमान कर देते हैं, मुसलमान है, हिंदू है, इसको कहिए कि दुकान पे अपने लिखे कि ये अब्दुल के केले की दुकान है, फलाने की दुकान है। जब आप गल्फ में जाते हो तो कुवैत के, बहरीन के, यूएई के, सऊदी अरेबिया के सुल्तान को गले लगाते हो, छोड़ते नहीं हो जल्दी, क्योंकि धनी मुसलमान है। तो अब दिक्कत ये है कि हमारे 38 से 40% रेमिटेंसेज जो हमारे लोग दुनिया के दूसरे अलग अलग देशों में रहते हैं, पैसा कमा के जो बेचते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी मजबूत होती है, उसका 38% अकेले गल्फ के देशों से आता है। अब आप सोचिए कि सरकार ने कल बताया है कि 4.5 लाख लोग वापस आए हैं। अभी बाकी जो 90 लाख लोग हैं उनका क्या, हमारे उस रेमिटेंसेज का क्या? बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और ये वो युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और उसी दिन अमेरिका ने ईरान के 131 ठिकानों पर 30 घंटे के भीतर 2500 बम गिराए थे ताकि उनका सफाया हो जाए। लेकिन अमेरिका नहीं जान पाया कि ईरान जो है ये इस युद्ध को इतना मजबूती से लड़ेगा और इतना आगे ले जाएगा। हालत ये हो गई है कि अमेरिका का जो युद्ध का खर्चा है वो अब बड़ा होता जा रहा है और ये जो कच्चे तेल का दाम है 120 बैरल के आसपास पहुंच गया है, 115 से 120। ऐसी स्थिति में आगे अमेरिका भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल का, गैस का आता है, उस पर रोक लग जाएगा। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि भारत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो 94 रुपये जा चुका है। तो क्या ये भी सवाल बनता है कि अगर 1 महीना ये युद्ध चलता है तो 100 के पार चला जाएगा? सर, आपने अभी अर्थशास्त्र की बात की, इकोनॉमी की बात की, भारत की अर्थव्यवस्था की बात की। जब भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जब बड़े बड़े अर्थशास्त्री आते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्ति जिन्होंने भारत को जब भारत बिल्कुल डूब रहा था उसको एक बैलेंस पे लाया। लेकिन अब अर्थशास्त्री की छोड़िए, जब ऐसा कोई संकट आता है तो बाबा संत आ जाते हैं और उन्हीं में से एक संत है देवकीनंदन, जिनका कहना है कि गैस की दिक्कत, अरे गैस तो पुराने नया ये है आविष्कार है, गैस की रोटियों से तबीयत खराब हो जाती है, गैस बनती है, तमाम चीजें, तो पुराने चूल्हे पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये भारत के लिए अच्छी बात है, चूल्हे पर रोटी बनानी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजियां आनी शुरू हो गई है गैस की दिक्कत आने से पहले। तो ये जो साधु महात्मा आते हैं, जो यूथ को एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से यूथ को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं और चीजों को एक अलग ही तरीके से दिखाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? गैस की रोटी से वाकई में दिक्कत होती है, बीमारी होती है खाने से, चूल्हे पे फिर से शिफ्ट हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि गैस के खाने से बीमारी नहीं होती है, बिना काम किए पैसा जुटा के खाने से बीमारी होती है, बिना श्रम किए पैसे से खाने से बीमारी होती है। अब देवकीनंदन खत्री जी जो खुद ही ओवरवेट हैं, वो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि गैस से खाने से, उनका आप यहाँ पे हॉस्पिटल में बुलाइए, यहाँ एम्स में जांच कर दीजिए उनको कितनी बीमारियां निकलती हैं। आपको ना बीपी होगा, मैं तो अच्छी खासी उम्र का हूँ, ना मुझे बीपी है ना डायबिटीज है ना होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा सोचने का तरीका और काम करने का तरीका दोनों में मेल है।